शुरू। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ की संस्कृति और जीवन शैली कृषि पर आधारित है। स्टॉप। यहाँ के लोग सदियों से धरती माँ को माता के रूप में पूजते आए हैं और उसकी गोद में उगने वाली फसलें उनके जीवन का आधार रही है। स्टॉप। भारत में वर्ष भर अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती है, जिनमें खरीफ और रबी की प्रमुख फसलें होती है। स्टॉप। जब ये फसलें खेतों में लहलहाने लगती है या जब उनकी कटाई होती है, तब किसानों और गांवों के लोगों के मन में उत्साह की लहर दौड़ जाती है। स्टॉप। इसी उत्साह और खुशी को लोग मिलकर एक त्योहार के रूप में मनाते हैं। स्टॉप। यही कारण है कि भारत में फसलों से जुड़े त्योहारों का विशेष महत्व है। स्टॉप। इन त्योहारों को मनाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और आज भी पूरे हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। स्टॉप। फसलों का त्योहार न केवल खुशी और उत्सव का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन से भी जुड़ा होता है। स्टॉप। यह त्योहार हमें प्रकृति से जुड़ाव और सामूहिकता का बोध कराता है। स्टॉप। जब एक किसान खेत में मेहनत करता है, बीज बोता है, सिंचाई करता है और अंततः फसल तैयार होती है, तो वह केवल एक व्यक्ति की मेहनत नहीं होती, बल्कि पूरे परिवार और समुदाय की भागीदारी होती है। स्टॉप। कटाई के समय जब अन्न घर आता है, तो उस परिश्रम और प्रतीक्षा का फल सब मिलकर मनाते हैं। स्टॉप। इसी से जुड़ी होती है हमारी परंपराएं, गीत, नृत्य, रीति रिवाज और व्यंजन। स्टॉप। पंजाब और हरियाणा में वैसाखी का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। स्टॉप। यह अप्रैल महीने में तब आता है जब गेहूं की फसल तैयार हो जाती है। स्टॉप। किसान इस दिन को नई फसल के स्वागत और भगवान को धन्यवाद कहने के रूप में मनाते हैं। स्टॉप। ढोल नगाड़ों की धुन पर भांगड़ा और गिद्दा नृत्य होता है, लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और मेलों का आयोजन किया जाता है। स्टॉप। वैसाखी का धार्मिक महत्व भी है, क्योंकि इसी दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। स्टॉप। पूर्वोत्तर भारत में असम का भोगाली बिहू भी एक प्रमुख फसल उत्सव है। स्टॉप। यह जनवरी महीने में मनाया जाता है और यह भी मकर संक्रांति के आसपास आता है। स्टॉप। यह पर्व एक तरह से प्रकृति के साथ एक आत्मीय संवाद का अवसर बन जाता है। स्टॉप। किसान अग्नि के चारों ओर नाचते गाते हैं और पारंपरिक व्यंजन जैसे कि मीठा, लड्डू, नारियल से बनी मिठाइयाँ आदि बनाते हैं। स्टॉप। खेतों में काम कर रहे बैल और अन्य पशुओं को भी सजाया संवारा जाता है और उनकी पूजा की जाती है। स्टॉप। उत्तर भारत में मकर संक्रांति का पर्व सूर्य के उत्तरायण होने की खुशी में मनाया जाता है। स्टॉप। यह जनवरी के मध्य में आता है और इस दिन से दिन बड़े होने लगते हैं। स्टॉप। लोग तिल और गुड़ से बने व्यंजन खाते हैं और पतंग उड़ाने की परंपरा भी होती है। स्टॉप। यह पर्व दर्शाता है कि अंधकार का समय पीछे छूट रहा है और प्रकाश का आगमन हो रहा है, जैसे खेतों में खड़ी फसलें अब कटाई के लिए तैयार है और
घरों में नया अन्न आने वाला है। स्टॉप। बंगाल में माघ महीने की संक्रांति को गंगा सागर मेला लगता है, जहां हजारों की संख्या में लोग गंगा और समुद्र के संगम पर स्नान करते हैं। स्टॉप। यहाँ यह त्योहार केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि किसान समुदाय के लिए भी नए साल की शुरुआत का प्रतीक होता है। स्टॉप। यह समय होता है जब धान की फसल काट ली जाती है और लोग आराम से अपने जीवन के अन्य पहलुओं पर ध्यान देने लगते हैं। स्टॉप। इन सभी त्योहारों में एक समानता यह है कि वे प्रकृति और मनुष्य के बीच की गहरी समझ और आपसी सम्मान को उजागर करते हैं। स्टॉप पैरा। जब किसान फसल उगाता है तो वह केवल मेहनत नहीं करता, बल्कि वह अपने विश्वास, आशा और परंपराओं को भी उस मिट्टी में बोता है। और जब फसल लहलहाती है तो वह केवल अनाज नहीं होता, बल्कि उसमें उस किसान का सपना, उसके बच्चों का भविष्य और उसके परिवार का जीवन समाहित होता है। स्टॉप। इसी कारण वह अपने अन्न को देवी देवताओं को अर्पित करता है और धन्यवाद करता है। स्टॉप। फसलों से जुड़े त्योहार केवल कृषि या धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक ताने बाने का हिस्सा है। स्टॉप। जब गांव में ये त्योहार मनाए जाते हैं तो पूरे समुदाय के लोग एक साथ मिलते हैं, गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं और एक दूसरे के दुख सुख में भागीदार बनते हैं। स्टॉप। ये पर्व जाति, धर्म और वर्ग की सीमाओं से ऊपर उठकर एकता और भाईचारे का संदेश देते हैं। स्टॉप। आधुनिक समय में जब शहरीकरण और तकनीकी प्रगति ने जीवन को तेज और व्यस्त बना दिया है, तब भी ये त्योहार हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं। स्टॉप। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम सब प्रकृति पर निर्भर है और हमें उसका आदर करना चाहिए। स्टॉप। बदलते मौसम, धरती की उर्वरता, जल और पशुओं की भूमिका को समझे बिना हम टिकाऊ विकास की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। स्टॉप। इसलिए फसलों का त्योहार हमें न केवल परंपरा की ओर ले जाता है, बल्कि यह सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देता है। स्टॉप। आज जबकि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसी समस्याएं सामने हैं, ऐसे में इन त्योहारों के पीछे छुपे गहरे अर्थ को समझना और उसे अपने जीवन में उतारना आवश्यक है। स्टॉप। जब किसान अपने पशुओं की पूजा करता है, जब वह पेड़ों और नदियों को प्रमाण करता है, तब वह केवल एक धार्मिक कार्य नहीं कर रहा होता, बल्कि वह हमें सिखा रहा होता है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखना कितना आवश्यक है। स्टॉप। विद्यालयों में जब बच्चे फसलों का त्योहार जैसे विषय पढ़ते हैं, तो वे केवल त्योहारों के नाम और तिथियां नहीं सीखते, बल्कि वे यह भी समझते हैं कि इन त्योहारों का समाज में क्या महत्व है। स्टॉप। वे सीखते हैं कि एक कटोरी चावल या गेहूं का दाना खेत में किस तरह से तैयार होता है और उसके पीछे कितने हाथों की मेहनत होती है। स्टॉप। इस प्रकार ये अध्याय केवल ज्ञान नहीं देते, बल्कि संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की भावना भी जगाते हैं। स्टॉप। भारत जैसे देश में, जहां गांव और खेती आज भी
अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, कौमा, वहाँ इन त्योहारों का सामाजिक, कौमा, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व बहुत गहरा है, स्टॉप। ये त्योहार हमें न केवल उल्लास और आनंद का अनुभव कराते हैं, कौमा, बल्कि हमारी एकता, कौमा, सहयोग और सामूहिक चेतना को भी बल देते हैं, स्टॉप। वे हमें सिखाते हैं कि उत्सव केवल किसी एक परिवार या समुदाय का नहीं होता, कौमा, बल्कि पूरे समाज का होता है, स्टॉप। जब खेतों में फसल लहलहाती है, कौमा, तो केवल किसान नहीं मुस्कुराता, कौमा, बल्कि पूरा देश मुस्कुराता है, स्टॉप। इस प्रकार फसलों का त्यौहार केवल एक परंपरा नहीं, कौमा, बल्कि जीवन जीने की एक शैली है, कौमा, जिसमें प्रकृति से जुड़ाव, कौमा, सामूहिकता, कौमा, मेहनत का सम्मान और आभार की भावना समाहित होती है, स्टॉप। यह अध्याय हमें हमारी विरासत, संस्कृति और पर्यावरणीय संतुलन की ओर लौटने का संदेश देता है, स्टॉप। जब हम इन त्योहारों को समझते और मनाते हैं, कौमा, तब हम न केवल संस्कृति को जीवित रखते हैं, कौमा, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को भी एक टिकाऊ, कौमा, समृद्ध और संवेदनशील समाज की ओर अग्रसर करते हैं, फुल स्टॉप।